विद्यार्थीगण, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 9th का हमारा ध्वनि चैप्टर या साउंड चल रहा है। काफ़ी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अब जो आज मैं आपके सामने कवर करूँगी वो थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है। इसको समझिए, समझ लेंगे तो आपको लाइफ में बहुत आसानी रहेगी। जो बच्चे इसको समझने के बाद मान लीजिए 11th या 12th में साइंस लेते हैं, उनको बहुत आराम रहेगा। और जो लोग साइंस नहीं भी लेंगे उन बच्चों को भी इसलिए बहुत आराम रहेगा क्योंकि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आइए ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं। मान लीजिए ये एक स्पीकर है। स्पीकर आप सब लोगों को पता है जिसमें से ध्वनि निकलती है। ये हमने एक ध्वनि का स्रोत ले लिया। इसके बाद क्या होगा, यहाँ लिख लीजिए कि ये एक स्पीकर। ओके, तो आपको पता है कि ध्वनि कैसे चलती है। ठीक है, ध्वनि जैसे ही यहाँ से आवाज़ निकलेगी और यहाँ पे एक इंसान का, मान लीजिए ये कान है, ईयर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे ही ध्वनि निकलेगी तो जब उनका प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो कण पास होंगी, जिसको आप बोलते हैं सी। यहाँ पे दाब भी ज़्यादा होगा और दाब भी ज़्यादा। ये आप पढ़ चुके हैं। ध्वनि थोड़ा आगे आएगी, कण थोड़ा दूर हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका आर, फिर कण पास हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका सी, फिर कण दूर हो जाएंगे, ये हो जाएगा। ये तो अब तक सब बच्चों को पता चल चुका है कि ध्वनि हमेशा संपीड़न विरलन के क्रम में आगे बढ़ती है। यहाँ पे उच्च ताप है, यहाँ पे निम्न ताप है। अब क्या करते हैं, हम हमेशा तो ऐसे नहीं पढ़ सकते, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पढ़ने में बेटा थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अगर ये ग्राफ आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जितने बच्चों ने 8th तक मैथ्स पढ़ी है उनको मैंने बताया था कि इसको बोलते हैं वाई एक्सिस और इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, यानी कि वाई अक्ष और एक्स अक्ष। तो वाई अक्ष पे हम क्या लेते हैं, वाई अक्ष पर हम ले लेते हैं घनत्व तथा दाब। ये मैं यहाँ से हटा रही हूँ। ठीक है, ये डायग्राम अलग है, वो फर्स्ट डायग्राम है एंड ये सेकंड डायग्राम। अब सिर्फ डायग्राम को देखिए, मैम कैसे बता रही है, उनका हाथ देखिए। इस एक्सिस पर ऊपर से लेकर नीचे तक हमने क्या लिया बेटा, ताप और दाब। कोई प्रॉब्लम नहीं, एरो भी हमने दिखा दिया। और इस वाले एक्सिस पर हमने जो वाई एक्सिस था इस पर हमने लिया दूरी या डिस्टेंस। ओके, तो अब आप बताइए, जब आवाज़ निकलेगी, जैसे यहाँ से आवाज़ निकली तो ये हाई है ना, तो ऐसे आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर। बोलो हाँ या नहीं, ऐसे ही चलती है ना। तो जहाँ पर ये जो इसका ऊपर वाला एरिया है वो सी को दिखाता है। तो कितने सी हुए, आया समझ में। और जहाँ पे कण दूर दूर है उसको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन या विरलन। तो जो ये आपका दूर वाला एरिया है वो ग्राफ में ये दिखाता है। ये कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैम क्या कह रही है। इस तरह से ध्वनि चलती है, 2 दिन से आपको बता रही हूँ, लेकिन बात को समझिए। ऐसे आप गणित में नहीं दिखा सकते, तो उसको मैंने ग्राफ में कन्वर्ट किया। अब देखो मैं सच बोल रही हूँ या नहीं, यहीं पर चेक हो जाएगा। जब ताप और दाब ज़्यादा होगा तो सी होगा ना, यही तो बताया ना मैंने आपको। जब ताप और दाब कम होगा तो आर होगा, फिर ताप और दाब ज़्यादा होगा तो सी होगा, फिर ताप और दाब कम होगा तो आर होगा, फिर ताप और दाब ज़्यादा होगा तो सी होगा। ओके, ये आप इसको अच्छे से समझिए।
तो जो इसके ऊपर वाले पोर्शन है वो सी को दिखाते हैं, ये जो शिखर है, और जो ये नीचे वाले पोर्शन है वो विरलन को दिखाते हैं। ओके, और इस तरह से ध्वनि आपके कान में पहुंच जाती है। तो ये मैंने आपको समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की। फिर एक बात को समझिए, मुझे पता है आप लोग अभी 8 पास करके आए हैं और आपको बहुत सारी बातें बहुत अच्छे से नहीं पता, इसीलिए मैंने आपको पहले दिन से बहुत बेसिक से शुरू किया कि ध्वनि एक विक्षोभ के रूप में आपके कान तक पहुंचती है। ओके, तो क्या होता है बेसिकली, ये स्पीकर हो सकता है, कोई भी आपके टीवी हो सकता है, म्यूज़िक सिस्टम हो सकता है। जब यहाँ से आवाज़ निकलती है, तो जब निकलती है और जहाँ पे कण पास होते हैं उसको संपीडन, उच्चता, विरलन, संपीडन, विरलन के क्रम में चलती चली जाती है। कण नहीं हिलते हैं, केवल धक्का देते हैं और एक तरंग आपके कान में विक्षोभ के रूप में पहुंचती है। इसी को मैंने यहाँ ग्राफ से दिखा। ठीक है, वापस आइए ब्लैक बोर्ड पे। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। ये जो पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा, एकदम पीक पॉइंट यानी कि शिखर पॉइंट, इनको हम कुछ बोलते हैं, और ये जो आपके नीचे वाले पॉइंट्स हैं इनको भी हम कुछ बोलते हैं। और इसके बीच की दूरी, कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी। पहले इस ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए, फिर इस ग्राफ को मैं बड़े में करा के बताऊँगी कि तरंग के कौन कौन से मेन पॉइंट्स होते हैं। तो इसीलिए यहाँ तक आपने समझा। अब तक आपने जो संपीडन विरलन कणों के माध्यम से दिखा रहे थे उसको आपने ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट कौन कौन से मेन अभिलक्षण होते हैं और कैसे कैसे हम इनमें काम करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बी इन ट्यून एंड साथ साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू।